चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर। कल की क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्या पढ़े थे, कल की क्लास में आपको याद होगा तो हम लोगों ने पढ़े थे रेवेन्यू वाला पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो रेवेन्यू वाला जो कंसेप्ट था वो हमारा इकोनॉमिक्स में खत्म हो गया था, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट देखे थे कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, तो हमने बोले थे व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एमआर एंड जो एमसी कर्व कट्स दी एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से अगर एमसी कर्व एमआर कट को अगर कट करता है एंड एमसी एंड एमआर एक ही है, इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि यस, उस केस में आप सिंपली बोल सकते हो कि यस क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, ठीक है। मतलब वो पॉइंट इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, अर्न कर सकते हैं, वो पॉइंट जहां पे हमारा मैक्सिमम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस। क्लियर और नॉट, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट था हमारा, लास्ट पार्ट दिस थर्ड यूनिट का, दैट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, आइसोक्वेंट पढ़ना है। और आइसोक्वेंट हम लोगों को, आपको याद होगा तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताई थी कि भाई आइसोक्वेंट पढ़ना, मतलब आज का लेक्चर छोटा हो सकता है क्योंकि आइसोक्वेंट ही पढ़ना है हमारा, ये पूरा टारगेट है, ये खत्म हो जाएगा पार्ट, छोटा सा पार्ट आइसोक्वेंट वाला पूरा, तो हम फिर खत्म कर देंगे। लेकिन अगर लंबा चलेगा तो लंबा चलेगा, आई डोंट नो कितना चलेगा, ठीक है, तो आपके ऊपर है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्शन आइसोक्वेंट के बारे में कि आइसोक्वेंट पढ़ने के पहले आप लोगों ने अगर एक बार इंडिफरेंस कर्व अगर देखा हुआ है तो आप लोगों को आइसोक्वेंट बहुत ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट है इंडिफरेंस कर्व जैसा। जो इंडिफरेंस कर्व में हमने चीजें पढ़ी थी वही सारी चीजें एज इट इज पूरे चैप्टर में, वही सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने एक बार इंडिफरेंस कर्व का लेक्चर देख के ये लेक्चर देखे होंगे तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, नहीं देखे होंगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत जाए, बट मैं जाने दूंगा नहीं वैसे दिक्कत, लेकिन स्टिल ठीक है। तो मैंने 2 बार ये चीज बोल भी चुका हूं आप लोगों को कि एक बार आप लोग क्या करके आना, इंडिफरेंस कर्व कर लेना और फिर आके ये लेक्चर देखना, भाई मजा आ जाता था, ठीक है, ओके। अब बात आती है किसकी, आइसोक्वेंट की। तो आइसोक्वेंट का मतलब क्या होता है, आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है। आइसो, इसके अंदर जो आइसोक्वेंट है उसके अंदर जो आइसो है, आइसो का मतलब होता है इक्वल एंड क्वांट्स का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी बेसिकली आइसोक्वेंट का मतलब हो गया इक्वल क्वांटिटी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आइसो का मतलब होता है इक्वल, पेपर में पूछ सकते हैं, और क्वांट्स का मतलब होता है क्वांटिटी। सो बेसिकली इसका मतलब हो गया इक्वल क्वांटिटी, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल क्वांटिटी, clear। hence an isoquant represent a constant, hence an isoquant represent a constant quantity of output। मतलब बेसिकली आइसोक्वेंट आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बारे में क्या करेगा, बताएगा, इक्वल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, या आप बोल सकते हो उसको कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के बारे में ये क्या करेगा, आइसोक्वेंट बात करेगा। थोड़ी देर शांति रखना, अपना समझ में आना चालू हो जाएगा, ठीक है, सुनते रहो। तो आइसो का मतलब हो गया इक्वल और क्वांट्स का मतलब हो गया क्वांटिटी। तो बेसिकली आइसोक्वेंट आपको इक्वल क्वांटिटीज के बारे में क्या करेगा, बताएगा। तो एन आइसोक्वेंट इज अ कर्व दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। बेसिकली आइसोक्वेंट आपको क्या बताता है, आइसोक्वेंट आपको बोलता है, आइसोक्वेंट बताता है, आइसोक्वेंट एक ऐसा कर्व है जो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स बताएगा जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट की मदद से आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। मतलब ये आपको इतने सारे कॉम्बिनेशन इनपुट्स के शो करेगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, वो सारे कॉम्बिनेशंस की मदद से आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दैट मींस आप वहां पे क्या कहलाए जाओगे, इंडिफरेंट कहलाए जाओगे। क्या कहलाए जाओगे, इंडिफरेंट कहलाए जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या ढूंढते हैं आइसोक्वेंट में, हम आइसोक्वेंट में अनलाइक इंडिफरेंस कर्व, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में ढूंढते थे, ठीक है, कि कंज्यूमर को कौन से वाले कॉम्बिनेशंस की मदद से कौन से कॉम्बिनेशन वो कंज्यूम करेगा तो उसको सेम लेवल ऑफ क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हम आइसोक्वेंट में बात करते हैं वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स होंगे जहां पे उसको सेम लेवल ऑफ क्या प्रोड्यूस कर पाएगा, वो आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। वहां पे हम बात करते थे कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन,
अलग अलग कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशंस की मदद से वो क्या कर सकता है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सॉरी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल सकता है। एक सेकंड, इसको क्या हो गया आज मालूम नहीं, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या आ जाता है, वहां पे हम बोलते थे दो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, जो वो कंज्यूमर कंज्यूम करता था। यहाँ पे क्योंकि हमको किसके एंगल से सोचना है, यहाँ पे क्योंकि हमको सोचना है प्रोड्यूसर के एंगल से, यहाँ पे हमको सोचना है किसके एंगल से मेरे भाई मेरे बच्चा, हमको यहाँ पे सोचना है प्रोड्यूसर के एंगल से। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट है माल बनाना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे प्रोड्यूसर के लिए, कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन किसके, इनपुट्स के, जिसकी मदद से वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर सके, बना सके, ठीक है। और बाकी बात करते हैं, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फुल इसको मार्क कर लो, चारों तरफ से घेर लो इसको। चारों तरफ से घेरने का मतलब आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब, ठीक है। तो चारों तरफ से मैंने इसको घेर लिया। सो बेसिकली आइसोक्वेंट का मतलब बहुत सिंपल हो गया कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स इंडिफरेंस का क्या रिलेशन है, बोलता है आइसोक्वेंट का, किस तरीके का संबंध है आइसोक्वेंट का इंडिफरेंस कर्व के साथ, वो हमको पढ़ना है। एंड आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सो द प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट as to which combination, so the producer is indifferent as to which combination he chooses। भाई प्रोड्यूसर कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से चूज कर ले, उससे प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही मिलने वाले हैं। तो मतलब अगर कॉम्बिनेशन ए बी सी डी हम देखेंगे अभी, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में से प्रोड्यूसर जो चाहे वो कॉम्बिनेशन क्या कर ले, सिलेक्ट कर ले, उसको सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। वहां पे हम क्या बात करते थे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की, कि कंज्यूमर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर ले, उनको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर ले इनपुट्स का, वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दस आइसोक्वेंट्स आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। हाँ, वी ऑल नो दैट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे उसके जैसा ही है बिल्कुल। आइसोक्वेंट आर आल्सो कॉल्ड एज, ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वेंट, आइसो प्रोडक्ट कर्व, इसके अलग अलग नाम है। तो आइसोक्वेंट को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, आइसोक्वेंट इक्वल प्रोडक्शन कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से इसको बुलाया जाता है। डिस्टिंक्शन, इंडिफरेंस कर्व, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक्वायर्ड बाय द कंज्यूमर। हाँ, हम सिर्फ इतना बोल देते थे कि भाई उसको क्या होता है इंडिफरेंस कर्व में, ये कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट करे, 2 आम खाए 1 केला खाए, 4 केले खाए 2 आम खाए, वॉटेवर, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वो सिलेक्ट करे, ही विल गेट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट हमने कभी वहां पे ये क्वांटिफाई नहीं किया, हमने कभी वहां पे ये बता नहीं पाए, क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच था, तो हम वहां पे कभी क्वांटिफाई या ये नहीं कर बता पाए कि कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब भाई भले सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट 100 का मिलेगा, 200 का मिलेगा, 500 का मिलेगा, 600 का मिलेगा, कितना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये हम कभी बता पाए क्या? नहीं, बिल्कुल और कतई नहीं हम बता पाए। कितने लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा ये हम बिल्कुल बता ही नहीं पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिफरेंस कर्व में ये प्रॉब्लम कि वहां पे हम क्वांटिफाई नहीं करते थे, लेकिन अगर मैं आइसोक्वेंट की बात करूं तो आइसोक्वेंट बिल्कुल आपको क्वांटिफाई करेगा कि जो सेम लेवल ऑफ आउटपुट आप बना रहे हो वो कितने बना रहे हो। हम बोल रहे हैं ना कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन पे काम कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट सिलेक्ट कर लो, तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से आप जो लेवल ऑफ आउटपुट बना रहे हो वो कितने बना रहे हो, ठीक है, वो आपको कौन क्लियर बता देगा, आइसोक्वेंट कर्व बता देगा, बट इंडिफरेंस कर्व ये चीज नहीं बताता था, ठीक है। तो हाउएवर द लेवल ऑफ, देखो यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा है कि इंडिफरेंस कर्व इट इज नॉट पॉसिबल टू क्वांटिफाई, बट हाउएवर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर इज इजीली क्वांटिफाइड बाय द आइसोक्वेंट कर्व। वो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो, किसकी मदद से, आइसोक्वेंट कर्व की मदद से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दीज आर दी थिंग्स, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, कंसीडर द 2 फैक्टर इनपुट्स लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसीडर 2 फैक्टर इनपुट्स, एक इनपुट हो गया लेबर, दूसरा हो गया कैपिटल, एक हो गया आपका लेबर, दूसरा हो गया कैपिटल, ठीक है। तो 2 फैक्टर इनपुट्स है आपके यहाँ पे, ठीक है। जो फैक्टर इनपुट्स की मदद से आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो, 100 यूनिट्स क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन विच द सेम आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी अचीव्ड आर गिवन बिलो। पहला कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी। यूनिट ऑफ लेबर, यूनिट ऑफ कैपिटल, यूनिट ऑफ लेबर 5,
कैपिटल 9, यूनिट ऑफ लेबर 10 कैपिटल 6, यूनिट ऑफ लेबर 15 कैपिटल 4, यूनिट ऑफ लेबर 20 कैपिटल 3। मतलब क्या हो गया, इफ यू टेक, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ you take 5 labors and 9 units of capital, if you take 5 units of labor and 9 units of capital, ठीक है, तो आप 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लेते हो और 9 यूनिट्स ऑफ क्या लेते हो, कैपिटल लेते हो, तो यू कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ दैट। इफ यू टेक 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, you can produce again 100 units of product. If you take 15 units of labor and 4 units of capital, then you can also produce 100 units of product. If you take 20 units of labor and 3 units of capital, in that case you are able to produce 100 units. So basically आप ये चारों कॉम्बिनेशन, चाहे आप A सिलेक्ट करें इस तरीके से, A कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें, या आप B सिलेक्ट करें, या आप C करें, या आप D करें, ठीक है, इनमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट, एक सेकेंड का ये था, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइज, एक मिनट, मेरी आवाज नहीं आएंगी बट वीडियो कंटिन्यू है, प्लीज एक सेकेंड। क्लास चालू है गाइज, एक सेकेंड। ओके, सो अब मैं बात कर रहा था, पता नहीं कुछ इशू हो गया था, कल से कुछ इश्यूज ही हो रहे हैं यहाँ पे। बॉटल पास करना है वो पानी की, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ए की अगर मैं बात करूं, या कॉम्बिनेशन बी की मैं बात करूं, सी की बात करूं, या कॉम्बिनेशन डी की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये चारों कॉम्बिनेशन में से आप जो भी कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन क्या करते हो, ठीक है, तो आप 100 यूनिट्स ही क्या कर पाओगे, यहाँ पे बना पाओगे। तो बेसिकली हमारा टारगेट वही था, आइसोपेंट मतलब वो कॉम्बिनेशन बनाना, वो कॉम्बिनेशन देखना। आइसोपेंट का मतलब जो कॉम्बिनेशन पे हमारा क्या रहेगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो वो सारे कॉम्बिनेशन जहाँ पे हमारा सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब यहां पे आपने एक चीज नोटिस करे या नहीं करे, मेरे को पता नहीं, एक बार करना चाहिए, कि जब मैं 5 यूनिट्स ऑफ लेबर और 9 यूनिट्स ऑफ क्या कर रहा था, कैपिटल यूज कर रहा था, तो 100 यूनिट बना रहा था। लेकिन जब मैंने क्या करा, 10 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करा, तो उस टाइम पे 10 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करते टाइम पे, उस टाइम पे 10 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करते टाइम पे मैंने 6 यूनिट्स ऑफ ही कैपिटल क्या किया, यूज किया। दैट मीन्स मैं कैपिटल में कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं कैपिटल में कुछ क्या कर रहा हूं, सेक्रीफाइस कर रहा हूं, किसमें गेन करने के लिए, लेबर में। यस, क्योंकि हमारा बजट तो उतना ही रहेगा ना, है ना। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमको सेम लेवल ऑफ इनपुट बनाना है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने यहां पे क्या करा, सेक्रीफाइस करा 3 कैपिटल का, बराबर है या नहीं है, 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का फॉर गेनिंग 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। यहां पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपने 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का क्या करा, सेक्रीफाइस करा फॉर गेनिंग 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। आपने यहां पे 1 यूनिट ऑफ कैपिटल का सेक्रीफाइस करा फॉर गेनिंग 5 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप यहां पे कैपिटल सेक्रीफाइस करके ही लेबर क्या कर पा रहे हो, गेन कर पा रहे हो। अदरवाइज तो फिर कॉम्बिनेशन बनाना पॉसिबल ही नहीं है ना। आप यहां पे अगर लेबर को भी बढ़ाओगे, कैपिटल को उतना रहने दोगे, या कैपिटल को बढ़ाओगे, तो वो दोनों सिनेरियोज में, वापस ध्यान से, वो दोनों सिनेरियोज में लेबर को भी बढ़ाओगे, कैपिटल को भी सेम रहने दोगे, या कैपिटल को बढ़ाओगे, लेबर को भी बढ़ाओगे, तो भाई बट ऑब्वियस सी बात है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट थोड़ी ना प्रोड्यूस होगा, उल्टा ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा ना। हमने तो यहाँ पे बहुत क्लियर क्या बोले कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होना चाहिए, प्रोड्यूस होना चाहिए। समझा या नहीं समझा, क्लियर। अब बाजू में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको एक चीज दी हुई है, MRTC। ये MRTC क्या है, ये देखो नीचे दिया है, MRTC का फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे फॉर्मूले के नाम पे इन लोगों ने देके रखा है कि चेंज इन दी, डेल्टा मतलब चेंज, ये ट्रायंगल मतलब डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल अपॉन डेल्टा इन यूनिट्स ऑफ लेबर। बेसिकली मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सर नहीं समझा, अरे बाबा MRTC का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली मतलब आप यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो,
टू गेन दी लेबर। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैपिटल से शिफ्ट होके काय पे जा रहे हो, लेबर पे शिफ्ट हो रहे हो। बेसिकली आप कैपिटल कम यूज कर रहे हो, कैपिटल से शिफ्ट होके अपनी टेक्नोलॉजी छोड़ के आप क्या कर रहे हो, लेबर को ज्यादा क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सो दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज MRTS, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। तो अगर आप यहाँ पे MRTS देखोगे, सर इसके फॉर्मूले याद रखना है कि, हाँ बिल्कुल MRTS याद रखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चेंज इन क्या है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कितना, हमने यहाँ पे 3 यूनिट सेक्रीफाइस करे तो 3 पहले वाले में, फॉर गेनिंग 5। तो इसने यहाँ पे लिखा 9 - 6 अपॉन 10 - 5। अरे बाबा 9 - 6 मतलब 3 और 10 - 5 मतलब 5। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने कितने सेक्रीफाइस करा, 2, तो 2 अपॉन 5। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो गेन करने के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स को। क्लियर? ये बहुत जरूरी है। कंटिन्यू काफी टाइम से क्लासेस ले रहा हूँ, है ना, तो ये तो लगता ही है ना यार, फिर और एनर्जी आती है। क्लियर? तो देखो ये सेम चीज आपको, वहां पे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे, वो भी सेक्रीफाइस अपॉन गेन था। यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हम कैपिटल से शिफ्ट हो रहे हैं लेबर पे, या हो सकता है लेबर से हम कैपिटल पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो एक को सेक्रीफाइस करके आप दूसरे को क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा प्रीफर कर रहे हो, ये कॉम्बिनेशन में ज्यादा कैपिटल यूज कर रहे हो, कम लेबर यूज कर रहे हो, तो आप प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का ही कर रहे हो, बट आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज कर रहे हो। अगर आप नीचे वाले में देखोगे तो आप यहाँ पे लेबर इंटेंसिव ज्यादा यूज कर रहे हो टेक्निक, ठीक है, बट आपका प्रोडक्शन लेवल उतना ही है और कैपिटल आप यहाँ पे कम यूज कर रहे हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसके अंदर बाद में आता है आइसोक्वेंट कर्व। आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है, यही सारे कॉम्बिनेशंस को जब अगर मैं यही सारे कॉम्बिनेशंस को ABCD कॉम्बिनेशंस को अगर मैं अगर मैं ग्राफ फॉर्म में, कर्व फॉर्म में क्या कर दूं, रिप्रेजेंट कर दूं, कर्व फॉर्म में शो कर दूं, तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोक्वेंट कर्व। अगर मैं टेबुलर फॉर्म में शो कर रहा हूं, जिस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मैं टेबुलर फॉर्म में क्या कर रहा हूं, शो कर रहा हूं, तो टेबुलर फॉर्म में शो करने का मतलब हो गया इंडिफरेंस शेड्यूल। टेबुलर फॉर्म में शो करने का मतलब हो गया इंडिफरेंस शेड्यूल। इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर मैं शो कर देता हूं तो इट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस बोल रहा हूं, आइसोक्वेंट शेड्यूल और आइसोक्वेंट कर्व। इसलिए बोला था देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक वो तो फायदा उठाऊंगा ही, तुम किस चीज का, कि मैंने ये चीज इंडिफरेंस में पढ़ाई है। ठीक है, तो कुछ लोगों को आज का लेक्चर अगर एक हाथ लोगों को फास्ट लगा होगा तो उस नालायक ने इंडिफरेंस नहीं पढ़ा है ना उसका लेक्चर देखा है। देखा मतलब क्या, पढ़ना जरूरी था, पढ़ के आते थे तो आपको और मजा आती थी। देखो गाइस, जो चीज हमने पढ़ी हुई है ना और उससे रिलेट करके हमको कोई और चीज पढ़नी है ना, तो उससे डबल फायदा होता है। उससे डबल फायदा ये होता है कि हम एक तो लिंक लगा पाते हैं दोनों कंसेप्ट में, और दूसरा फायदा ये होता है कि आपको वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है कंपैरिजन के तौर पे। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों कंसेप्ट अगर सिमिलर है उसको लिंक लगा के पढ़ना और उसको आप अलग अलग पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि नहीं इसको मैं फिर से पूरा अलग से पढ़ूंगा, उसको पूरा अलग से पढ़ूंगा, तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो आप कतई गलत सोचते हो। ठीक है, तो उससे तो फिर क्या होगा ना, आप दोनों कंसेप्ट पे कभी पकड़ नहीं बना पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैं उसके साथ तो लिंक लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैंने तो क्लियर बोला था ना बच्चा, ये चीज याद करो। वहां पे इंडिफरेंस मैप किसको बोलते थे सर? जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व एक साथ हम शो करते थे, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हमें जब सर एक साथ शो करते थे तो हम उसको बोलते थे, क्या बोलते थे तब? हम उसको सर बोलते थे इंडिफरेंस मैप। तो सेम यहां पे है ना मेरे भाई, मेरे बच्चा, ये हमारा हो गया एक इंडिफरेंस कर्व। ये A कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, ये B कॉम्बिनेशन, ये C कॉम्बिनेशन, ये D कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये एक इंडिफरेंस कर्व हो गया। अगर मैं मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बना दूं अलग अलग कॉम्बिनेशंस के, सॉरी आइसोक्वेंट कर्व बना दूं अलग अलग कॉम्बिनेशन के, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज आइसोक्वेंट मैप। देख भाई समझ, ये कॉम्बिनेशन मैंने बनाया पहला वाला, ये इधर थोड़ा सा टैब हो गया, इधर आना चाहिए था। ये बनाया मैंने 100 यूनिट्स के लिए, ठीक है, ये बनाया मैंने 200 यूनिट्स के लिए, ये बनाया मैंने 300 यूनिट्स के लिए। हर आइसोक्वेंट कर्व अलग अलग प्रोडक्शन लेवल के लिए मैंने बनाया। मैं पहले अज्यूम कर रहा हूं कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट मेरा कितना है, 100 है, तो उसके हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशंस क्या करे, बनाए। फिर मैं बोल रहा हूं कि नहीं 200 यूनिट्स मेरा क्या है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट है, तो इट इज कॉमन सेंस ना।
कि 200 यूनिट्स बनाने के लिए एज कंपेयर टू 100 यूनिट्स मेरे को ज्यादा क्या लगेंगे, 200 यूनिट्स बनाने के लिए एज कंपेयर टू 100 यूनिट्स मेरे को ज्यादा क्या लगेंगे, लेबर और कैपिटल लगेगा। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाने के लिए 6 लेबर और 2 कैपिटल यूज कर रहा था फॉर एग्जांपल, तो इट इज बट ऑब्वियस बट नेचुरल कि 200 बनाने के लिए मेरे को ज्यादा लेबर और कैपिटल यूज करने पड़े। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो ये कर्व रहेगा 200 यूनिट वाला, ये किसके ऊपर रहेगा, 100 के ऊपर रहेगा, और 200 के ऊपर 300 वाला रहेगा। अरे आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने इस तरीके से एक पॉइंट बनाया, तो ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट बना मेरा 9 और 5 का, तो तुम क्या बोलोगे जो इसका दूसरा वाला है वो भी सेम रहेगा क्या? 200 यूनिट बनाने के लिए भी उतने ही लगेंगे क्या? बोरा गए हो क्या? बट ऑब्वियस सी बात है सर, इसके लिए शायद फिर ज्यादा लगेंगे, ठीक है, इसके लिए सर और ज्यादा लगेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ये क्या है, मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व, टू मेनी इंडिफरेंस कर्व अगर हम एक साथ शो करते हैं अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, दिस इज 100 लेवल ऑफ आउटपुट या 200 यूनिट लेवल ऑफ आउटपुट या 300 या 400 500, आप किससे भी लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो अगर आप शो करते हो, ठीक है, तो दैट इज ग्रुप ऑफ दैट आइसोक्वेंट कर्व इज कॉल्ड एज आइसोक्वेंट मैप। दैट ग्रुप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोक्वेंट मैप। Features of isoquant. Isoquant are convex to origin. We all know that due to diminishing trend of MRTS. MRTS अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमको स्टार्टिंग में 3 सेक्रीफाइस करने पड़े 5 गेन करने के लिए। फिर अगर आप देखोगे तो 2 सेक्रीफाइस करने पड़े 5 गेन करने के लिए, 1 सेक्रीफाइस करना पड़ा 5 गेन करने के लिए। तो आपने MRTS का देखिए क्या है, MRTS पहले 0.6 था, फिर 0.4 हुआ, फिर 0.2 हुआ, तो वो क्या होते गया, कम कम होते गया। तो ड्यू टू MRTS का डिमिनिशिंग ट्रेंड, ड्यू टू MRTS का क्या है, डिमिनिशिंग ट्रेंड है, तो बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग ट्रेंड ऑफ MRTS, ठीक है, आपका जो आइसोक्वेंट कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, कॉन्वेक्स। वहां पे याद करो वो भी कॉन्वेक्स रहता था, कौन सर, इंडिफरेंस कर्व। सर वो कॉन्वेक्स क्यों रहता था, ड्यू टू डिमिनिशिंग ट्रेंड इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आइसोक्वेंट क्यों रहता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग ट्रेंड इन MRTS। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ड्यू टू diminishing trend in MRTS. Isoquants are negatively sloped, that is downward from left to right. We all know that. सर क्यों ऐसा? अरे बाबा भाई साहब, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। सर नहीं समझा? अरे मेरे बाप, लेबर कैपिटल, ठीक है, तो 10 लेबर, फिर 15 लेबर, फिर 20 लेबर, ठीक है, इसका मतलब या पहले 5 लेबर, इसका मतलब क्या हो गया कि आप एक गेन करते जा रहे हो, एक बढ़ते जा रहा है, और दूसरा वाला आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है। तो ऑलवेज दो चीजों का अगर हम ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों चीजों में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो हम ऑलवेज बोलते हैं कि वो क्या रहेगा, डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहेगा। तो इसीलिए निगेटिवली स्लोप्ड दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइसोक्वेंट डू नॉट टच ईदर एक्सिस, कॉमन सेंस की बात है। सर मैंने क्या बोला, आइसोक्वेंट मतलब कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन दो इनपुट्स का, ऐसा दो इनपुट्स का कॉम्बिनेशन जो हमारे को सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या करके दे, प्रोड्यूस करके दे। तो इसीलिए यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, एक सिंगल चीज का कभी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ग्राफ बनाते हो और ग्राफ बना के आपका ये जो इंडिफरेंस कर्व है अगर एक्स एक्सिस को टच कर जाता है, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये पॉइंट पे कोई भी एक आइटम जीरो है, मतलब अगर लेबर और कैपिटल फॉर एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूं तो लेबर या कैपिटल दोनों में से एक जीरो है, अगर वो कोई भी इधर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब क्या, आप एट ए टाइम कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही चीज यूज कर रहे हो, दूसरी चीज आप यूज ही नहीं कर रहे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये आइसोक्वेंट का कोई सेंस नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऑलवेज कॉम्बिनेशन की ही बात करोगे, यहां पे बिना कॉम्बिनेशन की आप बात ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसा सोचते हो अगर ये एक्स या वाई एक्सिस को आइसोक्वेंट कर्व टच करेगा तो आप कतई गलत सोचते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये होना बेबुनियाद है, इसका पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ना, क्योंकि कोई भी, इसका रीजन समझ में आया ना, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन जीरो नहीं हो सकता। तो ईदर ऑफ द आइसोक्वेंट कर्व डज नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सिस सिंस इट इंडिकेट दैट आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग ओनली वन फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि आप आउटपुट एक यूनिट प्रोड्यूस करके बना रहे फैक्टर यूज करके, है ना, क्योंकि दूसरा फैक्टर जीरो होगा तभी वो टच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा होना पॉसिबल विच इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द स्टडी ऑफ आइसोक्वेंट। हम ऑलवेज यहाँ पे कॉम्बिनेशन की क्या करते हैं, बात करते हैं। एन आइसोक्वेंट लाइंग अबव एंड टू द राइट ऑफ अनदर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हाँ, ये देखो ये राइट की तरफ है, अरे हम लेफ्ट से लिखना चालू करते हैं ना, तो ये राइट की तरफ है,
ठीक है, और ऊपर है हाइयर है किसके, इसके, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ये वाला आइसोक्वेंट कर्व है वो इसके मुकाबले हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट शो कर रहा है, ये वाला जो आइसोक्वेंट कर्व है वो इसके मुकाबले हाइयर लेवल ऑफ आउटपुट शो कर रहा है। तो इट इज कॉमन कि अगर कोई भी आइसोक्वेंट कर्व ऊपर है और एंड अबाउ है किसके, नीचे वाले आइसोक्वेंट कर्व के, तो वो क्या कर रहा है, आपको हायर लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एन आइसोक्वेंट लाइंग अबाउट टू द राइट ऑफ अनदर आइसोक्वेंट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हमने अभी डिस्कस करें, टू आइसोक्वेंट कट कैन नॉट कट ईच अदर, दैट इज वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। सर मतलब क्या, ये एक आइसोक्वेंट है, ये दूसरा है, इसका मतलब क्लियर है कि ये कम लेवल ऑफ आउटपुट, सपोज ये 100 लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहा है, ये 200 यूनिट्स की बात कर रहा है। अब तुम खुद सोच के देखो कि ये जो दो आइसोक्वेंट कर्व्स है वो इस तरीके से कोई भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि ये वाले पॉइंट पे चाहे आप 100 यूनिट्स बनाओ या 200 यूनिट्स बनाओ, आपको सेम लेवल ऑफ आउटपुट इनपुट लगेगा। नहीं समझा, वापस, ये एक कर्व हो गया मेरा, ये दूसरा कर्व हो गया मेरा। अगर मान लो ऐसा कर्व एक दूसरे को कोई भी एंगल पे इंटरसेक्ट करता है कोई भी पॉइंट पे, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब हो जाएगा कि आप 200 बना रहे हो इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें आप 100 बना रहे हो, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब ये हो जाएगा कि आप 200 बनाओ या 100 बनाओ, आपको सेम लेवल ऑफ इनपुट लगने वाला है। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, खुद सोच के देखो। तो फिर तो हर बंदा 200 ही बनाएगा ना, पागल है क्या बंदा 100 की बात करेगा फिर? इज इट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। क्लियर? तो अगेन इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आइसोक्वेंट नीड नॉट बी पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल भी नहीं हो सकते हो। अब वहां पे आपको याद होगा इंडिफरेंस कर्व में, देखो मैं बार बार तो वही बोलूंगा, तुम मानो या मत मानो, आज तो मैं वही बोल के रहूंगा। वहां पे अगर आपको याद है इंडिफरेंस कर्व में, तो हम वहां पे पढ़ते थे बजट लाइन, प्राइस लाइन, याद आ रहा है? ठीक है, यहां पे हमको पढ़ना है आइसोक्वेंट लाइन। इसको भी हम बजट लाइन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलग अलग नाम है, आइसोक्वेंट लाइन, इक्वल कॉस्ट लाइन, बजट लाइन, बजट कंस्ट्रेंट लाइन, आप अलग अलग नामों से इसको पुकार सकते हैं, कोई मतलब गलती नहीं है। ठीक है, आप बोल सकते हो। तो ये आपकी आइसोक्वेंट लाइन। अब ये आइसोक्वेंट लाइन का मतलब क्या हो गया? ये आइसोक्वेंट लाइन आपकी लिमिट्स बताएंगी। आइसोक्वेंट लाइन शोज द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर इनपुट विच अ फर्म कैन बाय विद द गिवन मनी। मतलब ये आपके पास कितना पैसा है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगी। बेसिकली वापस से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। आइसोक्वेंट लाइन शोज द वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू फैक्टर इनपुट्स। वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स को शो करेंगी जो एक फर्म की औकात है बाय करने की, जो एक फर्म क्या कर सकती है, बाय कर सकती है। मतलब यहां पे ये आपको मनी फॉर्म में बताएंगे कि क्या कौन सा आउटपुट, कौन से इनपुट्स वो हम परचेस करके आउटपुट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लाइन शो कर रही है वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, दो फैक्टर इनपुट्स के, लेबर और कैपिटल के, जो एक फर्म क्या कर सकती है, जितना उसके पास पैसा है उसकी मदद से वो बाय कर सकती है। इसको और इलेबरेट करते थोड़ा सा, रुक जाओ 5 मिनट, नीचे आएगा। ऑल पॉइंट्स ऑन दी बजट लाइन, जो भी पॉइंट्स है, जैसे ये बजट लाइन है, इस पर ये एक पॉइंट, 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 ठीक है, ये बजट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है, या ये वाली बजट लाइन है कम वाली, इसके ऊपर जो ये पॉइंट्स है अलग अलग, या इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट्स है अलग अलग, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी बजट लाइन के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, इतने लेवल ऑफ इनपुट्स को ये बाय कर सकती है, इनकी औकात है। नहीं समझा? वापस, जैसे सपोज ये मैंने एक बना दिया बजट लाइन, यानी ये कंपनी की औकात है। इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट रहेगा यहाँ पे, तो ये कंपनी की औकात के बाहर है, इतने इनपुट्स, लेबर और कैपिटल कंपनी परचेज जो उसके पास गिवन अमाउंट ऑफ मनी है उससे कर ही नहीं सकती। इसके नीचे अगर पॉइंट रहेगा तो कंपनी बेवकूफ है कि जितना उसके पास अमाउंट ऑफ मनी है वो पूरा स्पेंड नहीं कर रही है, ठीक है, और कम स्पेंड कर रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है उसका प्रोडक्शन कम होगा। तो अगर ये इसके बाहर है तो मतलब जितना कंपनी के पास पैसा है वो उससे ज्यादा स्पेंड करने की बात कर रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर ये इसके अंदर है तो जितना कंपनी के पास पैसा है वो पूरा तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको, आपके पास गिवन लेवल ऑफ मनी कितनी है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ये इनपुट्स परचेस कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट परचेस कर सकते हो और उसकी मदद से आप प्रोडक्शन कर सकते हो। ये आपकी औकात आपको क्या कर रही है, शो कर रही है।
ठीक है। तो बेसिकली सर इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा सर, इसका मतलब बहुत सिंपल सा रहेगा यहाँ पे, अगर आप बताऊं आपको मैं, तो वो ये रहेगा कि जो हम आइसोक्वेंट कर्व बनाएंगे वो आइसोक्वेंट कर्व को हम इन बजट लाइन के ऊपर ओवरलैप करेंगे और देखेंगे कि वो आइसोक्वेंट कर्व जो है वो उसके कौन से पॉइंट हमारे बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। ऑल पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन वुड कॉस्ट द फर्म द सेम अमाउंट वॉट एवर द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट द फर्म चूजेस, द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। यहाँ पे चलो पहले उसको समझाता हूँ फिर वो लाइन्स पढ़ता हूँ। सपोज ये बजट लाइन है, ठीक है, ये बजट लाइन है। अगर आप यहाँ पे 100 यूनिट्स की बात कर रहे हो तो मेरी बजट लाइन पे ये 100 यूनिट्स है आपके, ये 100 यूनिट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हो ये कॉम्बिनेशन कंपनी के लिए पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जो भी उसके पॉइंट के ऊपर आता है वो पॉसिबल है। अगर उसके ऊपर जाते हो तो वो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पॉइंट टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन को, वो पॉइंट कंपनी के लिए बनाना पॉसिबल है। लेकिन अगर वो उसके ऊपर है, जैसे ये पॉइंट अगर है, तो ये बजट लाइन है मेरी सपोज, तो ये बजट लाइन है, तो ये कॉम्बिनेशन मेरे लिए मुश्किल है खरीदना, क्योंकि ये मेरे बजट लाइन के ऊपर है। लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल है क्या? हाँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। हाँ, बजट लाइन एक और चीज़ बोलती है कि जो बजट लाइन्स होती है उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट पर परचेस करो, आपको सेम लेवल ऑफ कॉस्ट लगेंगी। अगर मतलब मेरा जो ये मेरी बजट लाइन, ठीक है, ये एक इंडिफरेंस कर्व इसके ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करके जा रहा है। अब आप यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट करो या ये पॉइंट, ठीक है, बजट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसको किसको भी सिलेक्ट करो, आपको सेम लेवल ऑफ क्या लगेंगी, कॉस्ट लगेंगी। A profit maximizing firm is interested to know what combination of factors production would minimize its cost of production for given level of output एंड ऑल्सो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब क्या, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली फर्म ऑलवेज ये इंटरेस्टेड रहेंगी कि वो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर और प्रोडक्शन को यूटिलाइज करे। ये अलग अलग फैक्टर हमने पढ़े, क्योंकि सारे लेवल ऑफ सारे सब फैक्टर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे को सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे रहे हैं, चाहे आप ए चूज करो, बी, सी, डी, ठीक है, तो आउटपुट का हमारा सेम बन के निकल रहा है। बट अब फर्म का इंटेंशन ये रहेगा कि हम इसमें से वो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे जिसमें हमारे को कॉस्ट क्या लगेंगी, कम लगेंगी। वो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट जो हमारे को कॉस्ट जिसमें क्या लगेंगी, कम लगेंगी, ताकि हमारा क्या हो जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, अब अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, तो ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, वो यहां पे भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, वो यहां पे भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, यहां पे भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, यहां पे भी एक पॉइंट पे लाई कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है, नहीं यहां पे नहीं कर रहा है, सॉरी, यहां पे भी कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये, चाहे मैं ये पॉइंट चूज करूं, ए पॉइंट, चाहे मैं ये बी पॉइंट चूज करूं, चाहे मैं सी पॉइंट चूज करूं, चाहे मैं ये डी पॉइंट चूज करूं, चाहे मैं ये ई पॉइंट चूज करूं, ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी पॉइंट चूज करूं, ये मेरे को सेम लेवल ऑफ क्या देंगे, आउटपुट देंगे। ठीक है, मतलब 100 यूनिट ऑफ आउटपुट ही ये मेरे को देंगे। तो आपके हिसाब से मैंने कौन सा वाला चूज करना चाहिए, ए, बी, सी, डी, ई? सर कॉमन सेंस की बात है सर, सी। क्यों सर? ये नीचे वाली बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, मतलब आपकी नीचे वाली बजट लाइन, मतलब आपका खर्चा कम लगेगा सर। अगर आप बी पॉइंट चूज करोगे तो आपको खर्चा बनाने के लिए ज़्यादा लगेगा सर। अगर आप ए चूज करोगे तो आपको, सर ये बात समझो, ये सारे पॉइंट आप बोलोगे सर, आप भी नहीं तो बोले कि सारे पॉइंट जो रहेंगे बजट लाइन के ऊपर वो सब पे खर्चा सेम लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट है बी पॉइंट या ए पॉइंट है, कि क्या ये बजट सेम बजट लाइन के ऊपर है? आंसर इज नो, वो अलग बजट लाइन के ऊपर है। लेकिन हमको चाहे ए, बी, सी, डी, ई कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना पड़े, चाहे मैं ए करूं, चाहे मैं बी करूं, चाहे मैं सी करूं, चाहे डी करूं, चाहे ई करूं, हम 100 लेवल ऑफ आउटपुट ही क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। बट अगर मैं बी सिलेक्ट करता हूं तो इट वुड कॉस्ट मी मोर, ये मेरे को खर्चा ज्यादा लगाएगा एज कंपेयर टू सी। क्यों? क्योंकि वो बजट लाइन के ऊपर है। सो इट्स बेटर ना हम वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें जो हमारे बजट लाइन के ऊपर क्या रहे, टेंजेंट रहे। आप देख रहे हैं जिसको बजट लाइन क्या रहा है या तो टेंजेंट रहे, तो वो पॉइंट ऑन इंडिफरेंस आइसोक्वेंट कर्व हमको सिलेक्ट करना चाहिए जो पॉइंट पे हमारी बजट लाइन क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है। दैट इज माय प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, वो पॉइंट जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और मैं मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बना पाऊंगा मिनिमम लेवल ऑफ कॉस्ट पे। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन सिंपली मीन्स जहां पे मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड मेरा प्रॉफिट भी क्या रहेगा, मैक्सिमाइज रहेगा। एक बार और, एक बार और, एक बार, ये मैंने एक बनाया, ये मेरी एक बजट लाइन है,
ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ये मेरा एक कॉम्बिनेशन, ये मेरा दूसरा कॉम्बिनेशन, ये मेरा तीसरा कॉम्बिनेशन, ये मेरा चौथा, ये मेरा पांचवा। कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है सर? ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है सर। कॉमन सेंस की बात है, ये बनाएंगे तो प्रोडक्शन तो यहाँ पे ये 100 यूनिट, मतलब हमने क्लियर कर दिए पहले कि आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट बना दो, कोई भी पॉइंट्स कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो जो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर 5 पॉइंट्स हैं, अब वो ए कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करो, बी करो, सी करो, डी करो, ई करो, आपका कितना लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा? आपका 100 लेवल ऑफ आउटपुट बनेगा। ठीक है, चाहे आप ये ए सिलेक्ट करो, चाहे आप बी सिलेक्ट करो, चाहे आप सी करो, चाहे डी करो, चाहे आप ई करो, आप कोई भी सिलेक्ट करो, आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा हमने बोले ये जो बी और ए पॉइंट है ये हमारी बजट लाइन के ऊपर है। अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं मान लो, तो हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, ये हमारे को यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा वही सेम आउटपुट बनाने के लिए। डी और ई करते हैं तो वो भी सेम सिनेरियो है। सो बेटर क्या है सर? बेटर है कि हम सी वाला सिलेक्ट करें। सर सी वाला सिलेक्ट करके क्या होगा? सर सी वाला सिलेक्ट करके 100 ही बनेंगे यूनिट, आउटपुट आपको वही बनाना था, कॉस्ट भी आपकी कम लगेंगी। हाउ? क्योंकि वो बजट लाइन पे टेंजेंट हो रहा है, टच हो रहा है आपकी बजट लाइन पे। हाँ सर बिल्कुल, तो आपका कम कॉस्ट में प्रोडक्शन भी उतना ही हो रहा है और आपको कॉस्ट भी कम लग रही है, तो आपका प्रॉफिट तो मैक्सिमम होगा ही ना सर। हाँ अब आया समझ, घुसा क्या खोपड़ी में? अब बस ये थ्योरी पढ़ना है उसी को लेकर। दिस ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग फर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी नेमली आइसोक्वेंट और अलाइंस। हमने आइसोक्वेंट कर्व को, ये कर्व हो गया हमारा और ये हमारी आइसोक्वेंट लाइन हो गई, इसको क्या कर लिया? मैच करके ये निकाल लिया। अब ये वही बातें जो दी हुई है यहाँ पे ना डायग्राम की, जो मैंने आपको पढ़ाई, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। खुद मतलब मैंने पढ़ा दी है। सपोज अ फर्म ऑलरेडी डिसाइडेड अबाउट द लेवल ऑफ आउटपुट, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट 100 है, द फर्म विल ट्राई टू यूज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन फैक्टर टू प्रोड्यूस प्री डिसाइडेड लेवल। तो हमारा प्री डिसाइडेड लेवल 100 था, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे? ए बी सी डी ई। सर हमने सी करे, क्यों सी करे सर? क्योंकि सर दिस कैन बी फाउंड बाय सुपर इम्पोजिंग द आइसोक्वेंट दैट रिप्रेजेंट प्री डिसाइडेड लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द आइसोक्वेंट लाइन। मतलब आप क्या करोगे? आप जो आपका प्री डिसाइडेड लेवल ऑफ आउटपुट है 100, उसका जो आइसोक्वेंट कर्व है, प्री डिसाइडेड लेवल ऑफ आउटपुट का जो आपका आइसोक्वेंट कर्व है, प्री डिसाइडेड लेवल ऑफ आउटपुट आपका 100 है, प्री डिसाइडेड लेवल ऑफ आउटपुट आपका जो 100 है, उसका जो आइसोक्वेंट कर्व है उसको वो क्या बता रहा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता रहा है आपको इनपुट्स के, जिसकी मदद से आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं। प्री डिसाइडेड लेवल ऑफ आउटपुट 100, उसके लिए आपको आइसोक्वेंट बनाना पड़ेगा। आइसोक्वेंट बना के आपको क्या मालूम पड़ेगा? आइसोक्वेंट बना के आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमको कौन से कॉम्बिनेशंस इनपुट्स के यूज हम कर सकते हैं जो हमारे को 100 यूनिट्स ही बना के देंगे। फिर हमने उसके लिए 5 कॉम्बिनेशन ढूंढ के निकाले इंडिफरेंट आइसोक्वेंट वाले, ए बी सी डी ई। आप ए यूज करो, बी यूज करो, सी यूज करो, डी यूज करो, ई यूज करो, आपको सेम लेवल ऑफ क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हमने इंडिफरेंस कर्व बना ली, फिर हमने आइसोक्वेंट कर्व बना लिए, फिर हमने आइसोक्वेंट लाइन बना ली। अब आइसोक्वेंट लाइन जो हमने बनाई वो हमारी बजट लाइन है, प्राइस लाइन, पैसे की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला? हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, आइसोक्वेंट लाइन और आइसोक्वेंट कर्व को, और ये चेक करते हैं कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हमारे आइसोक्वेंट लाइन के ऊपर, कौन सा वाला कॉम्बिनेशन जो हमारे आइसोक्वेंट कर्व के ऊपर है, वो कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हमारी आइसोक्वेंट लाइन के ऊपर टच करता है, टेंजेंट करता है। तो हमने देखी कि भाई ये ए बी पॉइंट जो है ये तो हमारी औकात के बाहर है, क्योंकि ये हमारा औकात बता रहा है कितना पैसा हमारे पास है, ये हमारी औकात शो कर रहा है हमारे को ये आइसोक्वेंट लाइन। लेकिन ए और बी तो हमारी औकात के ऊपर है, तो अगर ए कॉम्बिनेशन या बी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं तो भाई वो महंगा पड़ेगा, और महंगा पड़ेगा लेकिन आउटपुट 100 ही बना के देगा। सर डी और ई यूज करते हैं, वो भी औकात के ऊपर है, बट वो भी कॉम्बिनेशन हमारा 100 यूनिट से बना के देगा। लेकिन सर सी है वो टेंजेंट हो रहा है सर, वो टेंजेंट सर वो हमारी आइसोक्वेंट लाइन के ऊपर आ रहा है। सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो सर जो आ रहा है आइसोक्वेंट लाइन के ऊपर, तो वो बना के भी 100 ही देगा, पैसा भी कम लगेगा। अब तो बना के भी 100 ही दे रहा है, पैसा भी कम लग रहा है, तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। इसी को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से तो प्रोडक्शन किया जाता है। यस सर नो? अच्छा 200 यूनिट का देख लो, ये पॉइंट बेस्ट है। क्लियर? The point of tangency between any isoquant and isoquant curve or isoquant line gives the lowest cost combination of input that can produce with the level of output associated with the isoquant. The maximum gives the maximum level of output and given quota. वही बातें दी है, वही 100 पॉइंट्स कहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज बेटर। यहाँ पे आप क्या कर लो,
बना लो। क्लियर? हाँ या ना? बोलो क्लियर? क्लियर? ओके। तो यहाँ पे हमारा पूरा थर्ड यूनिट क्या होता है कंप्लीट। भाई साहब मैंने ये जो आखिरी में इतनी चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बोला ना, इसको प्लीज़ 2 बार सुन लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, समझ में कुछ नहीं आता, बहुत है बहुत ईजी, बट कंफ्यूजन मालूम नहीं क्यों होता है बच्चों को। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट इसको अच्छे से देखना। 2 बार देख सकते हो, आखिरी के 10-5 मिनट 15 मिनट को देखो, कोई दिक्कत नहीं है ये प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वाले भाषण को, क्योंकि मैं जानबूझ के थियोरेटिकली वर्ड टू लाइन बाय लाइन नहीं कराया, तो आप कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए मैंने बीच बीच में आपको अलग अलग एग्जांपल्स देके समझाया। ठीक है, तो 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके बाद फिर कुछ दिक्कत नहीं, खत्म हो गया। कोई ये समझ में आ गया कि किस तरीके से कितना लेबर कितना कैपिटल यूज़ करना चाहिए, हमको ये चीज़ समझ में आ गई। और क्या, क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, टैग कर दिया करो इंस्टाग्राम पे, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर देना चैट खत्म होने के बाद। लेक्चर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।